बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, या फिर वो जो मैं कहता हूँ वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। तो आगे बढ़ें, इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। वो चीज़ जो आप लाइक नहीं करते वो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और साथ ही अलग न्यूज़ के लिए भी आपसे दरख्वास्त है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि क्या चेंजेस आप देखना चाहते हैं और हम उन पर अमल दरामद की कोशिश भी कर रहे हैं। जिस तरह से मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का निपटाया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक गुफ्तगू में ये बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान से मुलाकात हुई, उन्होंने उनकी मुश्किल का हल निकाल दिया। उनकी मुश्किल क्या थी? कोई मुश्किल नहीं थी। लाहौर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें जिस तरह से ये आरोज लिए गए थे, इस पर लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। मगर क्या लाहौर हाईकोर्ट ने कहा था कि तरबियत रोकने? नहीं कहा था। क्या लाहौर हाईकोर्ट ने कहा था कि इंतखाबात आगे ले जाएं? नहीं कहा था। क्या लाहौर हाईकोर्ट ने कहा था कि शेड्यूल जारी ना किया जाए? नहीं कहा था। लाहौर हाईकोर्ट ने सिर्फ एक नोटिफिकेशन, जिसके बारे में हम देख रहे हैं कि वही लोग एमपीओ जारी करें, शुएब शाहीन का, शेर अफजल मरवत का, खदीजा शाह का, दीगर लोगों का, बड़ी तादाद में ये काम हो रहे हैं और अभी आगे होंगे, मजीद होंगे। आज़ाद सहाफ़ी ये बड़े इत्मीनान के साथ बता रहे हैं कि ये काम अभी मजीद आगे होंगे, जोरदार अंदाज में होंगे। तो वही लोग ये तमाम काम कर रहे हैं, एमपीओ जारी कर रहे हैं, लोगों की नजरबंदी के अहकामात दे रहे हैं, वही लोग इलेक्शन करवाने में एग्जीक्यूटिव से लिए जाएंगे, कैसे मुमकिन है? तो लाहौर हाईकोर्ट ने इसको रोका था और फिर उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब ने इसे करार ये दिया कि ये इलेक्शन आगे ले जाने की कोशिश है। उमर नियाजी की भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बार बार कहा गया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पीटीआई ने ये बार बार कहा कि हम इंतखाबात आगे ले जाने के खिलाफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाबंदियों के, डंडों के, लाठियों के, रुकावटों के बावजूद वाहिद जमात है जो ग्राउंड पर इलेक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। कोई भी इनके अलावा इलेक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है। ये बी टीम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी टीम, इस बी टीम की और मुस्लिम लीग नून की मिली भगत, इनका गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। निगरान हुकूमत तो बी टीम प्लस है ना, वो क्या कर रही है अभी मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन इस बी टीम का और मुस्लिम लीग नून का गठजोड़ सामने आ गया। तकरीबन रात 10:30 बजे, 10:23 पर इसहाक डार ने एक ट्वीट किया। और इसहाक डार, याद रखिएगा कि अपनी जमात की जानिब से जो इलेक्शन एक्टिविटीज हैं उनको इन अ वे हेड कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया और उस पर लिखा हुआ था ब्रेकिंग न्यूज। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क भर में इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को मुनक्किद होंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट यह कि सागदार ने जो ट्वीट में चीजें लिखी हुई थी वो एस्टेरिक के साथ थी। ये आमतौर पर एक मखसूस जगह से या एक से दो मखसूस जगहों से जब चीजें आती हैं तैयार, तब होता है। हम सहाफियों के पास बहुत आती हैं, तो ये एस्टेरिक के साथ चीजें लिखना ये वहां का स्टाइल है और इसाकदार ने वही शेयर किया। उसमें लिखा हुआ 20 से 25 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की हतमी फहरिस्त 27 दिसंबर को जारी की जाएगी। 1 जनवरी से 6 जनवरी 2024 तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल वगैरह का अमल होगा। 9 जनवरी 2024 को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत की जाएगी। 11 जनवरी 2024 को अपीलों पर एपेलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा, 11 जनवरी 2024। 15 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों की नजर सानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 16 जनवरी 2024 को कागजात नामजदगी वापस लेने की। कोई इस प्रोसेस में आगे चला गया, बहुत आगे चला गया और फिर उसे लगा कि नहीं, अब वो हिस्सा नहीं बनना चाहता, अभी भी उसके पास मौका है, तो अपने कागजात नामजदगी वापस लेगा। हमारे यहाँ ये काम तब किया जाता है जब आपस में सेटिंग हो जाती है, लोगों की ब्रीफ केस पकड़ा दिया जाता है, पैसे पकड़ा दिए जाते हैं, जात बरादरी को मना लिया जाता है, एक बंदा दूसरे बंदे के हक में बैठ जाता है, तो तब ये काम किए जाते हैं। और बैठने वाला अपने तमाम वोटर्स को कहना है कि इसको वोट दे दें, तो ये काम होता है। तो कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी 16 जनवरी। 17 जनवरी 2024 को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। और वही बात कि पोलिंग कब होगी? पोलिंग होगी
8 फरवरी 2024 को। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसके थोड़ी देर बाद जब इसहाक डार ने ये कर दिया 10:23 पर 10:30 से 7 मिनट पहले, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक नोटिफिकेशन के साथ सामने आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक ये तारीखें जरा सी मुख्तलिफ हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अमल जो इसहाक डार साहब पहले खत्म कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसे जरा सा आगे ले गया। तमाम तारीखों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। इसहाक डार साहब की बाज़ तारीखों में 5 दिन का वक्त है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उन तारीखों में 3 दिन का वक्त है। ये फर्क जो है, जब ये सामने आया, इसहाक डार साहब ने अपना ट्वीट डिलीट किया और बताया कि मुझे एक सेनेटर की जानिब से ट्वीट भेजा गया था और मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बाद में पता चला कि फेक है। अफसोस की बात है, अल्लाह हिदायत दे, हमारे यहाँ चीज़ें फेक बन जाती हैं। इसहाक डार साहब ने ये बात की और उन्होंने इन अ वे अपनी जान छुड़ा ली। मैंने जब इसको खंगाला तो पता चला सोर्सेज के मुताबिक कि जो इसहाक डार ने ट्वीट किया था वो असली था, वही पहला शेड्यूल था, प्रोग्राम था। लेकिन फिर हुआ ये कि जब इसहाक डार ने इसे ट्वीट कर दिया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजबूर हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मजबूर होकर कुछ मुख्तलिफ डेट्स दी। ये मेरे सोर्स का दावा, उनका ये कहना है कि इसहाक डार साहब शायद ये समझ रहे थे कि अब जब आ गया है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी इसे जारी कर दिया गया होगा, इसलिए उन्होंने अपने ट्विटर पे इसे जारी कर दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गालिबन इसके जारी करने में लेट हुआ था, इसलिए ये सूरत हाल हमारे सामने इस तरह से पेश आई कि फिर जान छुड़ाते बन पड़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। बहरहाल शेड्यूल आ गया और इलेक्शन होने जा रहा है। अब ये हमारे सामने एक सूरत हाल है। काजी फाइज ईसा साहब को ये तो नजर आ रहा था अपनी अदालत में कि ये उमैर न्याजी है, उमैर खान न्याजी है, तो इमरान खान न्याजी से इसका कोई ताल्लुक हो सकता है, और वो बार बार इस बात का ऐलान भी कर रहे थे, इस पर सवाल भी कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से फरार चाहती है, इलेक्शन में डिले चाहती है, काजी फाइज ईसा इसका ऐलान भी कर रहे थे। उन्हें ये नजर आ रहा था एक दरखास्त की बुनियाद पर। लेकिन जो पूरे मुल्क में हो रहा है, जो आज शुएब शाहीन के साथ हुआ, जो कल बल्कि परसों शेर अफजल मरवत के साथ हुआ, जो खदीजा शाह के साथ हुआ, जो दीगर के साथ हो रहा है, क्या वो काजी फाइज ईसा को नजर आ रहा है? जो हमारी अदालतों में हो रहा है, अदालतें कहती हैं रिहा, बाहर पुलिस खड़ी होती है और वो कहती है आपके ऑर्डर की ऐसी की तैसी, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अदालत कहती है रिहा और बाहर पुलिस कहती है एक केस और तैयार है, ऐसे नहीं, और पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अदालत कहती है रिहा, पुलिस वाला जाएगा, घर छोड़कर आएगा, गिरफ्तारी नहीं होगी। अदालत कहती है जो भी, उसके उलट पुलिस आती है और कहती है अब हम इसे डंडा डोली करके ले जाकर दिखाएंगे, आपके ऑर्डर की ऐसी की तैसी। तो ये काजी फाइज ईसा साहब को नजर नहीं आ रहा कि क्या किया जा रहा है। दूसरा मामला है इस्तीफों का। 2 इस्तीफे आ गए हैं। मुमकिन है जब आप ये वीडियो सुबह देख रहे हो तो इस्तीफों की तादाद 3 तक पहुंच चुकी हो। पहला इस्तीफा तो बहुत ही अहम है। ये इस्तीफा है निगरां वजीर दाखिला का, सरफराज बुगटी का। अब सरफराज बुगटी इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और इलेक्शन लड़ना चाहते हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से, सरफराज बुगटी की जानिब से ये ऐलान सामने आ गया है। हैरान कुन है कि सरफराज बुगटी ये ऐलान कर रहे हैं निगरां काबीना का हिस्सा होते हुए भी। जमाल खान रईसानी बलूचिस्तान से, वो नौजवान से छोटे से वजीर, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ये हमारे यहाँ की सूरत हाल है। मजीद कहा जा रहा है कि लोग सामने आएंगे और सामने आकर इस्तीफा देकर जाएंगे और मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। कैसी निगरां हुकूमत है कि जो इलेक्शन में एक बड़ी पार्टी की तरफ से इंतखाबात लड़ने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर चुकी है। और अभी हमारे सहाफ़ी एक दावा और कर रहे हैं, ये वाकिफ़ाने हाल का दावा है। वो दावा ये है कि अभी मजीद सख्तियाँ होंगी, मजीद रगड़ा लगेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की, मजीद गिरफ्तारियाँ, मजीद MPOs, मजीद कुटाई का सिलसिला होगा, और ये सिलसिला इलेक्शन तक जारी रहेगा, बल्कि उसके बाद भी ये सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता हुआ नजर आ रहा। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आर्टिकल 224(1)(b) आईन पाकिस्तान, वो कहता है मेंबर्स ऑफ द केयर टेकर कैबिनेट्स इंक्लूडिंग द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एंड द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर एंड देयर immediate family members shall not be eligible to contest the immediately following elections to such assemblies। यानी जो वजीर हैं,
निगरां वजीर आजम हैं, निगरां वजीर आला हैं, दीगर वज़रा हैं, ये जिस वक्त के लिए निगरां वजीर हैं उसके बाद जो इलेक्शन फौरी तौर पर हो रहा है उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। ना ये खुद ले सकते हैं, ना इनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हिस्सा ले सकते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में लिखा है, इन दिस क्लॉज इमीडिएट फैमिली मेंबर्स मींस स्पाउस एंड चिल्ड्रन, यानी जो भी बंदा है उसकी औलाद, उसका जौज, उसकी बीवी, उसका शौहर, ये हिस्सा नहीं ले सकते। ये साफ तौर पर हमारा आइन कहता है, लेकिन सरफराज बुगटी हिस्सा ले रहे हैं, आइन शिकनी है। जमाल रईसानी हिस्सा ले रहे हैं, आइन शिकनी है। मजीद लोग हिस्सा लेंगे, आइन शिकनी है। और फिर मुमकिन है कि इनके सिलसिले में भी अदालत से एक अदद ऑर्डर आए और उस ऑर्डर के नतीजे में इनके इलेक्शन में हिस्सा लेने का रास्ता खुलता हुआ हमें नजर आए। अभी तक तो मसाइल अदालत ने बड़े आसान किए हैं। हमारे यहाँ इसीलिए अदालतों से शिकवा मुसलसल हो रहा है कि अदालतें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसमें या तो हमें नजर आ रहा है कि अदालतें तवज्जो नहीं दे रही, या फिर अदालतें देख रही हैं और कुछ भी किया नहीं जा रहा। ये सिचुएशन मुसलसल पैदा हो रही है, बढ़ रही है। इन हालात में मिशाल यूसुफजई साहिबा, ये जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में जब वो फैसला लिखवा रहे थे, डिक्टेट करवा रहे थे, खुली अदालत में डिक्टेट करवा रहे थे, उस मौके पर हुआ ये आई और जहां सजील सवाती खड़े थे इलेक्शन कमीशन के वकील, उनके साथ ही रोस्टम पर खड़ी हुई और उन्होंने कहा माय लॉर्ड। फिर चीफ जस्टिस बाकायदा तौर पर बरहम हुए, और इस जगह बरहम ठीक हुए। उन्होंने कहा कि आप क्यों खड़ी हैं, आप यहां नहीं खड़ी हो सकती, आप पे कंटेम्प्ट लगेगी, आपने कहां से तालीम हासिल की है, डिग्री कहां से ली है, आपको पता नहीं है। और फिर उसके बाद जब वो कहीं नजदीक बैठ गई तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा नहीं, जाकर पीछे बैठिए। और फिर वो पीछे बैठी। लोगों ने बड़ा मायूब इसको समझा कि एक खातून से बात करने का ये तरीका किस तरह से हो सकता है। और उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब ने उनके बारे में मालूम भी किया कि जो खातून है मिशाल यूसुफजई, ये कौन है, कौन इनको जानता है। काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से ये सवाल भी हुआ और पूछा गया कि ये कौन है, कहाँ से पढ़ी हुई हैं। उन्होंने आकर ट्विटर पे बताया है कि मैंने अपनी लॉ की डिग्री इस्लामिया कॉलेज पेशावर से ली है, जिसकी 110 साल तारीख है, जिसको कायदे आजम ने अपनी वसीयत में विरासत का तीसरा हिस्सा दिया है। वहां की स्टूडेंट यूनियन काउंसिल की 3 मरतबा मैं सदर रह चुकी हूं। अब कोई 1000 रुपए के नोट की तस्वीर का पिछला हिस्सा देख ले कि इस्लामिया कॉलेज क्या है। ये मिशाल यूसुफजई की जानिब से ट्विटर पे बताया गया जब काजी फाइज ईसा उनके बारे में सवाल कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लीगल विंग है उसकी कोऑर्डिनेटर हैं मिशाल यूसुफजई साहिबा, और पिछले कुछ अरसे में जिस तरह से वकला पीटीआई के मामले में हमें सबसे ज्यादा वोकल और एक्टिव नजर आए हैं, मिशाल यूसुफजई साहिबा खवातीन वकला में सबसे आगे हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस वकला बरादरी जो फाइट कर रही है उसमें ये सबसे आगे हैं। चीफ जस्टिस साहब इन पर बड़े बरहम हुए थे। इनका ये कहना है कि मैं चीफ जस्टिस के सामने अपना मौक़िफ़ रखने गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रखने गई थी, क्योंकि चीफ जस्टिस खुद पूछ रहे थे, दरियाफ्त कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई है। तो उनका ये कहना है मैं ये बताने गई थी। बहरहाल देर हो गई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस साहब चाहते तो वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे वकला को ले सकते थे, लेकिन ये नहीं किया गया और अब सूरत हाल हमारे सामने है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।